नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है। आज हम आगे से कवर करने वाले हैं। पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने बुक कीपिंग के बारे में बताया था। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो प्रीवियस वीडियो में ये सब मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूँ आपको। आगे इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे और आने वाले वीडियोस में आप लोगों का सारा सिलेबस इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं लिया जाएगा जैसे कि अदर चैनल्स आपसे लेते हैं। आपसे कोई पैसे की डिमांड नहीं होगी, आपको सब कुछ समझाया जाएगा। ये सब मैं समझा चुका हूँ पहले की वीडियो में, तो दोबारा मैं आपको इस वीडियो में नहीं समझाने वाला हूँ। कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर करना ही इस चैनल की हमेशा खासियत रही है। यही कारण है आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को दबाया है। चलिए, आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं और देखते हैं कहाँ से हमने छोड़ा था। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका था। और अकाउंटिंग कन्वेंशन, जी हाँ दोस्तों, यहाँ से हमारी वीडियो आज सेकेंड वाली शुरू होने वाली थी। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं, जानते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट चॉइस अड्डा चैनल का नाम है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है कंजर्वेटिज्म। जी हाँ दोस्तों, ये कन्वेंशन आपसे ये कहती है कि आपको कोई भी प्रॉफिट या लॉसेस के बारे में नहीं सोचना है, एंटिसिपेट नहीं करना है प्रॉफिट के बारे में। बट लॉसेस जो है आने वाले फ्यूचर में जो भी लॉसेस होने हैं उसके लिए एक प्रोविजन बनाकर तैयार कर कर चलना है। ठीक है, तो एक तरीके से आप घड़ा देख ही रहे हैं और घड़े में आपने सिक्के देख रहे हैं, जो कि एक तरीके से आप सेफ होकर चल रहे हैं आने वाले लॉसेस से बचने के लिए। तो जितने भी बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स होते हैं फ्यूचर में, उसके लिए आप क्या करते हैं, इस तरीके के कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में क्या कहा जाता है कि जितने भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है जो कि फुली और फेयरली डिस्क्लोज्ड होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि बिजनेस के रिगार्ड में सही है, उसको आपको लेकर चलना है। ऑल्सो देयर अकम्पनिंग फुट नोट्स, और फुट नोट्स में दिखाना है जिसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखा सकते, उसको नोट्स के माध्यम से, उसको फुट नोट्स यानी बैलेंस शीट के नीचे आप कोई नोट डालकर दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल इसका कंटिजेंट लाइबिलिटीज है, जो कि शो किया जाता है फुट नोट में बैलेंस शीट के। जी हाँ दोस्तों, कंटिजेंट लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटी है, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर इसको समझ लेते हैं। जैसे कि आपके यहाँ कोई बिजनेस में कोर्ट केस चल रहा है और आपको नहीं पता उसका फ्यूचर में क्या परिणाम होने वाला है, कोई भी नहीं बता सकता है। ऐसे में आप कहीं ना कहीं लॉस के लिए पहले से ही प्रिपेयर होकर चलते हैं, तो उसके लिए ये कन्वेंशन बताई गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंसिस्टेंसी। अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो है वो फॉलो की जानी चाहिए, सेम होनी चाहिए ईयर टू ईयर। जी हाँ दोस्तों, हर साल जो है अकाउंटिंग जो प्रैक्टिस है वो फॉलो करने चाहिए हमें, सेम, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कोई मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, हमने WDV मेथड यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड अडॉप्ट किया है डेप्रिसिएशन के लिए, तो वही हमें असेट पर लगाना है। और हर साल ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आपने पहले साल तो WDV मेथड लगा लिया यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और दूसरे साल आपने SLM मेथड लगा लिया यानी स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये मेथड्स आपको बताए जाएंगे डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में आने वाले वीडियो में। तो रिजल्ट्स होता है, देखिए, डिफरेंट ईयर्स का कंपेयर तभी आप कर पाएंगे जब सेम अकाउंटिंग रूल्स को आप फॉलो करेंगे कंटिन्यूसली ईयर टू ईयर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कन्वेंशन हमारी क्या कहती है, मटेरियलिटी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जो बताती है कि शुड रिपोर्ट ओनली व्हाट इज मटेरियल एंड इग्नोर इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स। यानी जो कंपनी के रिगार्ड में सही नहीं है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, उन डिटेल्स को रिकॉर्ड अननेसेसरीली नहीं किया जाना चाहिए। जब भी आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो उन्हीं चीज़ को मैटर कीजिए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे में बर्डन बढ़ता है अकाउंटेंट के ऊपर। ओनली इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज टू यूजर्स ऑफ अकाउंट्स दैट में इन्फ्लुएंस द डिसीजन। यानी जो डिसीजन लेने में हेल्प कर सकें आपको, वही इंफॉर्मेशन को आपको मान्यता देनी है, इंपॉर्टेंस देनी है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जैसे जनरली भी इग्नोर पैसे, हम पैसे को इग्नोर कर देते हैं आमतौर पर जब हम रिलेटेड फिगर्स शो करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो कोई भी हम मोटी मोटी फिगर ले लेते हैं और जो पैसा है उसको हम इग्नोर कर कर ही चलते हैं। चलिए देखते हैं अब आगे दो बेसिस होते हैं। पहला बेसिस है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेड व्हेन कैश इज रिसीव, जब कैश रिसीव होता है या पे किया जाता है, नॉट व्हेन द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बिकम ड्यू। तो यहाँ पर सिंपल सिंपल सा हिसाब
पे जो कैश में लेन देन हो रहा है उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा, बाकी जो उधार है उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा तभी जब कैश रिसीव हो और नॉट एट द टाइम ऑफ सेल और चेंज ऑफ ओनरशिप, यानी सेल कर दिया है पर अभी आपको पैसा नहीं मिला है तो यहाँ पर वो चीज़ फॉलो नहीं होती है। यहाँ पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तभी होगा जब कैश आपके पास रिसीव हो जाएगा। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट्स, जितने भी खर्चे होते हैं रिकॉर्ड किए जाते हैं एक्चुअल पेमेंट्स के टाइम पर ही। देखिए डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, यानी जो पेमेंट्स हैं आपके वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न या लॉस सफर जो तभी देखा जा सकता है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी एनपीओ के केस में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स तभी प्रिपेयर किए जाते हैं जब आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए, क्लब्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ये एग्जाम्पल होते हैं अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस पर। यहाँ पे केवल कैश बेसिस को फॉलो किया जाता है, एक्रूअल बेसिस को नहीं किया जाता है माय फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दीज एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर नॉट कंसिडर नहीं किया जाएगा जब आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग खर्चे ऐसे खर्चे होते हैं जो अभी आप देने हैं आपको, ठीक है। तो अभी जैसे रेंट का मान लेते हैं, रेंट एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है, सैलरी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी किसी को सैलरी देनी थी आपने नहीं दी तो ये एक तरीके का आउटस्टैंडिंग खर्चा है, तो यहाँ पे कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। प्रीपेड खर्चा यानी पहले ही आपने पे कर दिया जो कि इस साल का था ही नहीं, तो ये भी नहीं। एक्रूड इनकम, देखिए ऐसी इनकम जो कि एक्रूड है यानी आपने सर्विस दी नहीं और आपको पैसे पहले से ही मिल गए। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी आपका यानी एडवांस में आपने इनकम रिसीव कर ली। Practice has been advised by the accountant to maintain his accounts on accrual basis instead of the presently followed cash basis of accounting. Do you agree with the advice of the accountant? तो no, we do not agree. अब मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करता है, अभी रिसीव करता है अपनी फीस तुरंत रिसीव कर लेता है जब वो कंसल्टेंसी देता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला क्या गया कि प्रैक्टिस हैज बीन एडवाइज बाय अकाउंटेंट ने क्या एडवाइस दे दी कि मेंटेन करो अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे करो, ना कि मतलब उधारी वाले बेसिस पे करो, ना कि वो कैश बेसिस पे जो कर रहा है उस पर ना करो। तो ये तो गलत एडवाइस दे रहा है, उसको सुझाव दे रहा है। चलिए एक्रूअल बेसिस को जानते हैं। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है। देखिए अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाएगा तभी जब सेल्स हो गई, ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई गुड्स और सर्विसेज की सेलर से बायर की तरफ। तो वेदर पेमेंट, भले ही पेमेंट मिला हो या ना मिला हो, सेल्स का पैसा मिला हो या ना मिला हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, नॉट रिलेवेंट है। जबकि आपने देखा था कैश में क्या है, कैश बेसिस में कैश को मान्यता दी गई, पर यहाँ पर जो है मान्यता इस प्रेफरेंस किसको दिया जा रहा है, उस चीज़ को दिया जा रहा है जब आपने सामान बेच दिया, पैसे मिले हैं नहीं मिले हैं वो बात की बात है। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन रियलाइजेशन एंड मैचिंग प्रिंसिपल। तो ये बेस होता है रियलाइजेशन और मैचिंग प्रिंसिपल पर। कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें तो कंपनीज फॉलो करती हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कौन सा अकाउंट फॉलो कर रही हैं, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रही हैं। कंपनी एक्ट 2013 जब आया था तो उसने तब से ये लागू कर रखा है। इट इज़ मोर साइंटिफिक, ये साइंटिफिक है बहुत ज़्यादा। कैश बेसिस अकाउंटिंग हैंस इज प्रेफर्ड बाय अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट तो भैया एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही प्रेफर करते हैं, ना कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को। अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आउटस्टैंडिंग प्रीपेड खर्चे ये एडजस्ट किए जाते हैं। एक्रूड इनकम इन एडवांस रिकॉग्नाइज की जाती हैं फॉर असर्टेनिंग करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। तो यहाँ पर देखिए कैश बेसिस में क्या था, ये चारों चीज़ आपने कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे थे, केवल कैश को प्रेफर कर रहे थे। पर यहाँ पर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या है कि ये चारों की चारों चीज़ें कंसिडर की जा रही हैं और इनसे सही बात भी है कि आप सही प्रॉफिट और सही लॉस का तो पता तभी लगा पाएंगे ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट कैश बेसिस ऑफ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का। देखिए कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, जबकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। तो यहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, वहाँ पे कैश और क्रेडिट दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं। दूसरे में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज नहीं की जाती है। कंपनी एक्ट 2013 में इस चीज़ का वर्णन नहीं है, डिस्क्राइब नहीं किया गया कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को, इसको फॉलो नहीं किया जा रहा। जबकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को इसको फॉलो किया जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया गया, पहचाना गया कंपनीज एक्ट 2013 में। करेक्ट प्रॉफिट और लॉस तो पता कर नहीं चला सकते आप भाई, कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करेंगे तो कहाँ पता चलेगा प्रॉफिट और लॉस सही सही, ठीक है।
क्योंकि वो तो केवल कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। जबकि यहाँ पर एक्रुअल बेसिस अकाउंटिंग में आप प्रॉफिट एंड लॉस जो है सही सही आपको तभी पता चलेगा जब आप दोनों तरीके के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। आप कैश में डील कर रहे हैं और क्रेडिट में भी डील कर रहे हैं, तो आपको दोनों चीज़ें रिकॉर्ड करनी होनी चाहिए। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए वीडियो के आखिर में आप कमेंट्स ज़रूर लिखा करिए। आपको जिस तरीके के टॉपिक्स चाहिए उस तरीके के टॉपिक्स आपको ज़रूर इस वीडियो के एंड में दिखाई देंगे और मिलते रहेंगे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। चलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।